गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 11वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। इस पार्ट में आज अपना वीडियो लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि जैविक खाद क्या होता है, जैविक खाद का में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं और काफ़ी चीज़ों को हमने विस्तार से स्टडी की थी। आज प्रॉपर्ली अपन इसलिए करेंगे कि कल आपने देखा था जैविक खाद के अंतर्गत गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, अलग अलग प्रकार के खली खाद आती थी। तो उसको जैविक खाद के अंतर्गत रखा गया था जीव विद्रोह से जनरेट होने वाली जीवों के अवशेष द्वारा जनरेट की जाती है। तो बेसिकली आज अपन फर्स्ट प्रकार की खाद को स्टडी करने जा रहे हैं, जो आपके दे रखी है गोबर खाद। नाम से स्पष्टीकरण है कि गोबर खाद से कौन नहीं जानता, ये सबसे प्राचीन जमाने से काम में आने वाली खाद बताई गई और आज भी वर्तमान में भी देखें तो कई प्रकार के ग्रामीण परिवेश में देखें तो यही खाद को प्रायोरिटी दी जाती है। गोबर खाद को प्रायोरिटी देकर अपना काम होता है। तो जरूरी बात आप जानते भी कि गोबर खाद क्या है, किस प्रकार से जनरेट की जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो ये सारा नॉर्मल प्रोसेस क्या रहता है बता सकते हैं। गोबर खाद की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार की विशेषता होती है और गोबर खाद जीव जंतुओं के विशिष्ट पदार्थ से जनरेट होने वाली खाद बताई गई। किससे तैयार होती है? जीव जंतुओं के विशिष्ट पदार्थ का उनसे जितने भी प्रकार से डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट वाला कुछ तत्व और होते हैं उनसे ये तैयार किए जाते हैं। वैसे की बात दिमाग में है ना। तो देखिए गोबर खाद से तात्पर्य है कि घरेलू पशु, घर पे अपने काम आने वाले पशु कौन कौन से जो अपन घर पे रखते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, ऊँट है, बकरी है, तो इनको अपन घर पे रखते हैं, पालते हैं। इनको बोलते हैं पालतू पशु के नाम से भी जाना जाता है। और एक तो होते हैं पालतू पशु और एक होते हैं आवारा पशु। तो आवारा जिसको अपन घर पे पाल नहीं सकते, जैसे कुत्ते को अपन थोड़े पालते, कुत्ते बिल्ली शेर को घर पे नहीं पाल सकते हैं, परंतु ये क्या है पालतू पशु। पालतू पशुओं के द्वारा उत्सर्जित होने वाला ठोस तथा द्रव मलमूत्र से युक्त, मलमूत्र तो एक होता है और इससे युक्त बिसाना, बिसावन का मतलब उनके पैरों के नीचे जो बिछाने के लिए काम आता है, पुआल जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं रेत डालते हैं, जैसे कीचड़ होता है। जैसे भी आपने देखा होगा बारिश के टाइम में ज़्यादा कीचड़ होने की वजह से जो पालतू पशुओं के पैर क्या होते हैं, कई प्रकार के जीवाणु से ग्रसित हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए बार बार क्या डालते हैं, पौध डालते हैं, पुआल डालते हैं। क्यों? ताकि उनके पैरों को कई प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सकता है, गीलापन को कम किया जा सकता है। सारा भूसा जैसे देखें, सारा देखें या पेड़ पौधों की पत्ती है, वो सभी को अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, गड्ढे में डालकर उसको सड़ा कर तैयार करते हैं। तो अब जो आपके सड़ा कर जो तैयार होने वाली जो खाद आपके जनरेट होती है वो क्या होती है, गोबर खाद। परंतु लेटेस्ट में अपन नॉर्मली देखें मैक्सिमम कंडीशन में ग्रामीण परिवेश में आप देखते हैं तो डायरेक्ट गोबर खाद का क्या करता है, एक घेरा बना देते हैं। सामान्य भाषा में उसको उखड़ होना क्या कहते हैं, उखड़ करते हैं कि पूरे साल का पूरा खातर होता है, वो उसके ऊपर डालते रहते, फिर बाद में एक बड़ा एक पार्ट बन जाता है और फिर बाद में उसका उपयोग करके डायरेक्ट 2-3 साल के लिए बड़ा होता है और फिर बाद में अपने आप छट जाता है। जबकि ये सिस्टम ये होना चाहिए कि एक बड़ा सा गड्ढा बना दें और गड्ढे के अंदर ये सारा मटेरियल डालते रहें। और एक तो आपने खुला छोड़ रखा है और एक आपने इस प्रकार से प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके के अकॉर्डिंग आप गोबर खाद तैयार कर रहे हैं, तो उसमें रात दिन का अंतर आता है, उसको सड़ने में बहुत टाइम लगता है। जबकि इसको सड़ने में उसी टाइम के बाद में आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, सड़ के तैयार हो जाएगी और आपकी गोबर खाद तैयार हो जाती है। तो बात दिमाग में रहती है ना। तो काफ़ी चीज़ों को अपन डिस्कस करके बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं तो गोबर खाद इस प्रकार से तैयार की जाती है। गोबर खाद के मुख्य घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो मुख्य घटक गोबर खाद के पार्टिसिपेट मेन पार्ट बताए जा रहे हैं, गोबर, मूत्र और बिसावन। बिसावन का मतलब पेड़, जीव जंतुओं के पैरों में बिछाने के लिए काम आने वाली वस्तु।
देखिए, गोबर पशुओं के मल ठोस पदार्थ में कई अघुलनशील व बिना फंसे पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त 0.3 से 7% के आसपास नाइट्रोजन होती है। गोबर में 0.3 से 7% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है। 0.1 से 0.5% के आसपास फास्फोरस, 0.3 से 0.5% पोटेशियम और कुछ गौण सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी उपस्थित देखने को मिलते हैं। पशुओं के गोबर की बात की जा रही है कि नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, पोटेशियम भी होता है और कुछ मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व भी देखने को मिलते रहते हैं। मूत्र की बात करें क्या है? मूत्र एक प्रकार का यूरिया और जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, मैक्सिमम देखते हैं अपने जो पालतू पशु है उनकी बात करें तो अपन ये सार क्या होते हैं? यूरिटोलोजी होते हैं, यूरिया का उत्पादन करते हैं। एमिनोटोली, यूरिकेटोली, कई अलग प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में आपने बायोलॉजी में देखा होगा कि एमिनोटोली जो अमोनिया को उत्सर्जन करने वाले होते हैं और यूरिक अम्ल का स्राव करने वाली यूरिटोलोजी हो जाएगी और ये यूरियाटोलोजी जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। जितने भी प्रकार के पक्षी होते हैं वो सारे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और समुद्र में रहने वाले जितने मैक्सिमम जीव जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? अमोनियाटोली होते हैं, मतलब अमोनिया को उत्सर्जन के रूप में निकले करते हैं। और ये सारे मैक्सिमम जीव जंतु बताए जा रहे हैं जो पालतू पशु या अपन को तो सारे यूरिटोलोजी होते हैं क्योंकि उनके मूत्र में यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? यूरिया का। मूत्र का मुख्य घटक यूरिया बताया गया है, ये 2% से अधिक होता है। इसकी मात्रा अलग अलग जंतुओं के खान-पान पर डिपेंड होती है, परंतु जनरली रेट बताया जा रही है 2% नॉर्मली बताएं कि 2% के आसपास मात्रा देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त मूत्र में अनेक रासायनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में होते हैं। कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ कैरेटिन, वेरेटिन, शुक्राणु, कई प्रकार के पार्टिकल होते हैं जो मूत्र में घुले हुए रहते हैं। मूत्र में नाइट्रोजन 0.4 से 1% के आसपास, फास्फोरस 0.5 से 0.10% और पोटेशियम 0.5 से 2% के आसपास पाया जाता है। तो ये अलग प्रकार की क्वांटिटी आपके दर की मात्रा आंकड़े दे रखे हैं। तो आंकड़ों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिलहाल जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं मूत्र के मुख्य घटक बताइए, तो डायरेक्ट आपको मूत्र के घटकों के बारे में सिंपल विवरण करना और एक दो आंकड़े आपको दिमाग में तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। मूत्र का मुख्य घटक जैसे यूरिया है, इसमें कार्बन की मात्रा इतनी है, नाइट्रोजन इतना परसेंटेज पाया जाता है, थोड़ा बहुत आप बता के उस मैटर को अपलोड कर सकते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे देख रहे हैं बिसावल। बिसावल मतलब घरेलू पशु जो आपने रखे हैं घर पे, उनके पैरों में जो बिछाने के लिए काम आने वाले रेत है, विभिन्न प्रकार के भूसा है, सारा है, वो सारा बिसावन के अंतर्गत आता है। देखिए, पशुओं के मूत्र को अवशोषित करने के लिए बिसावन का प्रयोग किया जाता है। बिसावन में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। बिसावन से खाद के ढेरे में वायु का संचार अच्छा होता है, जिससे जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ती है और खाद सड़ने में मदद मिलती रहती है बिसावन से। तो बिसावन डायरेक्ट बताया जाता है गोबर खाद का मुख्य घटक भी है। उसके बाद में बात करते हैं अपन गोबर खाद में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, और मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से और गौण पोषक तत्व कौन कौन से। फिर बाद में अपन पढ़ेंगे गोबर खाद तैयार करने की विधि क्या है और फिर बाद में गोबर खाद तैयार हुई है इसकी पहचान करने का तरीका क्या है और कितनी मात्रा में गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। 3-4 मिनटों को अपन आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो आपके सामने मेट्रो अपडेट करवा रखा उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखने जा रहे हैं गोबर खाद के मुख्य पोषक तत्व। देखिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। देखिए, आगे आप देखते हैं कि गोबर खाद में पोषक तत्वों की प्राप्ति के अकॉर्डिंग बात करें तो गोबर खाद में डायरेक्ट इंडायरेक्ट कई प्रकार के पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। आवश्यक सभी प्रकार के पादप पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, फिर भी उसमें से मुख्य पोषक तत्वों की बात की जा रही है और नॉर्मली पोषक तत्व कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं कि गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, कॉपर, जिंक तथा मैग्नीज तत्व पाए जाते हैं, जनरली बात की जा रही है। और मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन 0.5% से 10% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फोरस 0.25 से 0.5% के आसपास,
फास्फोरस देखने को मिलती है, और कुछ मात्रा में आप देखते हैं तो पोटेशियम 0.5 से 1.5 के आसपास क्या देखने को मिलता है, पोटेशियम देखने को मिलता है 1। तो ये अलग अलग इनकी मात्रा बताएगी। ये सारे सारे पोषक तत्व की मात्रा को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं पशुओं की नस्ल, पशुओं के खान पान, पशुओं की आयु, भोजन तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके बिसाने में काम आने वाले वस्तुएं, उनके आधार पर इनकी पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। तो मैंने 3-4 फैक्टर आपको बताया कि पशुओं की नस्ल है, खान पान है, बिसाना है, आयु है, या उनके कार्य के अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट उनके पोषक तत्व क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हुए देखे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोबर खाद तैयार करने की विधि क्या है। एक तो प्राचीन विधि, संशोधित गड्ढा विधि, और एक है ट्रेस विधि। ट्रेस विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं ट्रेस विधि द्वारा गोबर खाद तैयार करके बताइए। तो ध्यान दें ये विधि किस प्रकार से क्या कार्य करती है उसके बारे में लैंग्वेजिकल बेस दे रखा है। नॉर्मल से जैसे प्राचीन विधि तो क्या करते थे, पूरे साल भर अपने घरेलू पशुओं का जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते थे उनको घर के बाहर एक उखड़ने के रूप में एक बड़ा डेयरी बना कर रखते थे, और वर्षा उस पर होती रहती थी, तापमान भी होता रहता, और धीरे धीरे उसका अपघट होता रहता और धीरे धीरे गोबर खाद में कन्वर्ट होता हुआ देखा जाता था। देखिए हमारे देश में गोबर खाद तैयार करने की प्राचीन विधि दोषपूर्ण मानी जाती है। इससे प्राप्त खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, क्योंकि आप लंबे समय तक खाद पड़ा रहेगा, सूख जाएगा, कई प्रकार के पोषक तत्व उससे बह जाते हैं। तो डायरेक्ट ये उचित विधि प्राचीन विधि नहीं मानी जाती। खाद की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। मिट्टी द्वारा सोखा गया मलमूत्र बसा हुआ सारा ढेरे के रूप में खुला इकट्ठा करते रहते हैं और प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और अधिकांश गोबर ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। और उसमें से भी गोबर को क्या कहते हैं, अपना अपोला बना देते हैं और उसको साणकीय के रूप में घर पे जलाते हैं ना, आप देखा भी अपोले के रूप में जलाते रहते हैं। तो ये नॉर्मली देखे तो ये विधि कोई उचित नहीं है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व कम और समय भी पूरे 12 महीने के लिए आपको पूरा डेरा बनाना पड़ता है, उसके बाद में जाकर उसको सड़ने में रोक पाता है। नॉर्मली ये प्रक्रिया उचित नहीं मानी जाती है। आगे संशोधित विधि। संशोधित विधि क्या होती है, संशोधित गड्ढा करके अलग अलग प्रकार से इसको भी जनरेट अपन कर सकते हैं। देखिए इस विधि में खाद बनाने के लिए एक पशु के लिए 1 मीटर और 2 मीटर सोडा, 1 मीटर तो गहरा तथा 2 मीटर सोडा तथा 3 फीट लंबा एक प्रतिवर्ष गड्ढा बना के पर्याप्त बताया गया है। एक पशु के लिए कितना बताया गया है, कितनी रेंज का, 1 फीट तो गहरा हो, 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर लंबा गड्ढा हो, और उसमें पूरे साल का उसका बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है। जैसे आपने ऐसा बता दिए, ये रेंज ये तो बता रही है आपके कितना 3 मीटर लंबा हो, लंबाई कितने होने से 3 मीटर लंबा बना दो, और 2 मीटर गहरा कर दो, और 1 मीटर क्या रखो आप चौड़ा, और उसके अकॉर्डिंग एक घना आकार का एक पशु के लिए एक गड्ढा बना के क्या कर दो, और पूरे साल का इसमें गोबर खाद डालते रहो, गोबर डालते रहो, और फिर बाद में जैसे ये भर जाता है तो ऊपर क्या लगा हुआ, थोड़ी सी रेत डाल के उसको बंद कर दो, फिर बाद में पास में दूसरा गड्ढा बना दो। जैसे वो महीने 2 महीने में पूरा खाद एकदम गोबर खाद में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम व्यवस्थित तो सड़के तैयार हो जाती है खाद, तो उसको वापस वहाँ से निकालते खाद को और पूरे खेत में फैला दो, और वापस एक प्रक्रिया बार बार दोहराते रहो। तो ये तो थी आपकी संशोधित गड्ढा प्रक्रिया के दौरान आपके खाद बनाना। ये अपेक्षाकृत प्राचीन विधि की तुलना में उचित बताई गई है, पर्याप्त रहता है, और पशुओं की संख्या अधिक होने पर गड्ढे की साइज आप अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। कि रेतीली मिट्टी में गड्ढा पक्का बनाना चाहिए, जैसे पोषक तत्वों का हाथ से रिसाव न हो। चिकनी भूमि में पक्का गड्ढा होना कोई जरूरत नहीं है। गड्ढा छायादार तथा ऊंचे स्थान पर बनाना उचित माना जाता है, और वर्षा जल में पानी न भरे, ये भी आप ध्यान रखें कि गड्ढा जहाँ पर बना रहे हैं ऐसा नहीं पानी पूरा भर के पूरे साल का आपके खाद तो आप तैयार करने के लिए रखा और पानी का वाला आया और उसमें पूरा पानी चला गया और पूरा गोबर निकल जाती है, ऐसा काम का नहीं होगा।
तो आपके पानी के ढलान या जो पानी का नाला बह रहा है उसके आगे गड्ढा लगना है और सही ऊंचे स्थान पे और छायादार स्थान पे बना के उसको व्यवस्थित रख सकते हैं। सर्वप्रथम गड्ढे के पौधे को 10 से 20 सेंटीमीटर तक सारे की या बिछाने की लगाने से, फिर बाद में गोबर मल मूत्र की डालते रहे और तीसरी परत पुनः वापस बिछाने की, फिर बाद में वापस एक क्रम दोहराते रहे और फिर बाद में ऊपर मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाना चाहिए। और 3, 4, 5 महीने के बाद में देखते हैं तो गोबर खाद पूर्ण रूप से सड़ जाएगी और आपके तैयार हो जाती है। अब तीसरी विधि ट्रेस विधि। इस विधि में 60 मीटर लंबा, कितना 60 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहराई का ट्रेस खाई बनाई जाती है। क्या करते हैं इसमें खाई भरते हैं और खाई को भरते रहते हैं। इस विधि में बिछाना मलमूत्र को गड्ढे में आधे भाग में भरते रहते हैं। गड्ढे का आधा भाग भरते समय भूतल से भी आधा मीटर ऊंचा होना चाहिए और गोलाकार डामर आकार के अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के गोला बनाकर उसमें डालते रहे, फिर बाद में वापस वही प्रक्रिया बंद करें और जैसे वो सड़ जाए 3-4 महीने के बाद में तो उसको सिर्फ ट्रेस विधि में क्या है, ट्रेस एक प्रकार की खाई है, लंबी खाई और इसमें एक गड्ढा था, इतना है। बाकी सारी प्रक्रिया जो है चलते रहते हैं। ट्रेस विधि में क्या करते हैं अपन, लंबी खाई होती है पूरी लंबी की लंबी खाई, जैसे 60 मीटर तो लंबी और ऐसे चौड़ाई बताई जा रही, वो कितने होने से 1.5 मीटर चौड़ाई होने से और गहराई बताई जा रही, वो कितनी हो, ये गहराई आपको होने से लगभग एवरेज बताया जा रहा है वो 1 मीटर। तो इस कंडीशन में आप पूरा अपना आर्टिस्ट ने खाई करके भी आप काम कर सकते हैं और डालते खाद और काम करते रहते हैं तो वो भी 4-5 महीने के बाद में खाद सड़ जाती और सड़ने के बाद में आप उस खाद को निकालो और पूरे खेत में फैला सकते हैं और भूमि की पोषक उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस विधि की विशेषता यह है कि ये 3 माह में दूसरे ढेरे बनाते हैं और पहले ढेरे की खाद को सड़कर प्रयोग के लिए तैयार की जाती है। पहले एक बार आधे पार्टीशन डालते रहोगे, फिर बाद में पहले पार्टीशन सड़ेगा, फिर बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे भाग इसका सड़ता जाएगा और उसके अनुसार आप काम में रहते रहोगे। एक साथ तो पूरी खाई तो भरेगी नहीं, आधे भाग में मान लो खाई पे यहाँ पे डाला, पहले आपने यहाँ पे पूरी खाई को भरा, फिर बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे डालते रहते हैं। तो पहले ये भाग सड़ेगा, फिर इसको आप काम में ले लो, फिर उन्हें ये लेगा, फिर बाद में ये, फिर बार इसको अपन काम में लेकर बार इस खाई का अपन उपयोग कर सकते हैं। बात दिमाग में रहेगी। आगे देखते हैं सड़ी हुई गोबर खाद की पहचान क्या है। सड़ी हुई गोबर खाद की पहचान क्या होगी, गंध रहित हो जाएगी, गंध मुक्त हो जाएगी, एकदम गंध किसी भी प्रकार की सड़ी हुई गोबर खाद की पहचान होती है, गंध मुक्त हो जाती है तथा एकदम किस कलर की हो जाएगी। आपको विभिन्न प्रकार के इसमें घटक होते हैं, वो घटक दिखेंगे भी नहीं, साथ एक प्रकार के सारे पार्टिकल मिल जाते हैं तथा भुरभुरी तथा हल्के रंग की गोबर हो जाती है, एकदम पूरे घटक मिल जाएंगे, गंध रहित हो जाएगा और साथ पार्टिकल मिलकर एक पूरी आपके मटेरियल एक मिश्रण के रूप में तैयार हो जाता है और मिश्रण के साथ घटक क्या हो जाते हैं, अदर से हो जाते हैं। तो दिमाग बात रहेगी, गोबर खाद सड़ी हुई है या गोबर खाद तैयार है या नहीं, तो उसकी पहचान क्या, दुर्गंध मुक्त, गंध मुक्त तथा हल्के पीले रंग की गोबर खाद की पहचान। सड़ी हुई गोबर खाद की पहचानने का तरीका क्या होगा कि रंग कैसा होगा, हल्का भूरा, रंग हल्का भूरा, ध्यान दें, और गंध रहित, देन आपके गोबर उचित काम में युक्त होते। इस कंडीशन में आपके खाद क्या हो जाती है, तब आप काम में ले सकते हैं। उसके उपरांत बताया गया लास्ट आपके पॉइंट इसमें मेंशन होने जा रहे हैं, वो बताया जा रहे हैं गोबर खाद
को प्रयोग करने की विधि कब, गोबर खाद को हमको जनरली कब प्रयोग करना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, साधारणतः सभी फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से गोबर खाद डालें। फसल की जितनी भी प्रकार की फसलें होती है उनमें 10 से 15 हेक्टेयर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग डालना उचित बताया गया है, परंतु सब्जियों तथा फलों वाली फसलों के लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डालना उचित बताया गया है। बुआई के 2-3 सप्ताह या 3 से 4 सप्ताह पूर्व सड़ी हुई गोबर खाद मिलाना उचित समय बताया गया है। खेत में खाद का प्रयोग समान रूप से सभी स्थान पर बिखेर कर हल द्वारा जुताई करके मिट्टी में मिला करना चाहिए। खेत में खाद डालने के बाद में ज़्यादा समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा खाद में नाइट्रोजन का ह्रास हो जाता है। तो ये था प्रोसेस। तो जनरली देखते हैं कि प्रति हेक्टर 10 से 15 टन फसल के लिए डालें और 20 से 25 टन इसके लिए डालें, सब्जी का फल वाले फसलों के लिए। और डालने का समय रहता है बुआई से लगभग 1 महीने पहले, 3 से 4 सप्ताह मतलब 1 महीने के आसपास आप पहले उसको डाल लें। और फिर बाद में डालने के बाद में मद्दा खुला नहीं छोड़े, हल दोबारा बुआई करके एकदम पूरी मद्दा में समान रूप से व्यवस्थित मिला दें और फिर बाद में मिला के जुताई करने से ही खुला खेत को वापस नहीं छोड़े। बाकी वापस नाइट्रोजन उसमें से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ह्रास हो जाता है। जो आपको जितना टारगेट, जितनी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है उतने पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो ये जनरली से आपने स्टडी की कि गोबर खाद क्या है। कल अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कंपोस्ट खाद का क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके बारे में अपन अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से समझे, स्टडी करें, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना करें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन और डाउट हो डायरेक्ट डायरेक्ट समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात यह, गायत्री विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाली नई वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।